हे गाइस, वेलकम टू झटपट स्टडी। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। तो पिछले वीडियो में जो हम लोग का लास्ट वीडियो था रिफ्लेक्शन का, उसमें हम लोगों ने जितने भी किए हैं, हम लोगों ने जो भी मेरे पीपीटी जो भी आपने देखा है, तो उसके जो नोट्स हैं उसके कमेंट का सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो उसका लिंक मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको उस नोट का मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में वो नोट मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज हम लोग करेंगे लाइट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन यानी कि वर्तन जिसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग वर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम लोग का सवाल आता है कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो टॉपिक है क्या। रिफ्रैक्शन मतलब आप क्या समझेंगे, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जैसे कि हम लोग परावर्तन में देख रहे थे कि एक माध्यम होता था, ठीक है, उससे लाइट आती थी, वो किसी दूसरे माध्यम यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आईना रखा है तो उससे टकराकर चला जाता था। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक तो माध्यम ले रहे हैं जिससे कि प्रकाश आ रही है, लेकिन जो दूसरा माध्यम है वो ट्रांसपेरेंट है। क्या है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि टकरा कर दूसरे माध्यम में जा सकती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि प्रकाश जो है किसी माध्यम के आर पार जा सकती है। ये माध्यम के आर पार में जा सकती है प्रकाश के किरणें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक है एयर और दूसरा माध्यम है ग्लास। एक माध्यम एयर, दूसरा माध्यम ग्लास। प्रकाश की किरणें इस इधर से आ रही हैं और दूसरे माध्यम में गमन कर पा रही हैं, दूसरे माध्यम में आराम से चली जा रही हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। एक बात और नोटिस कीजिए यहाँ पर कि यहाँ से आ रही है और इस पास से होकर जा रही है, मतलब उसका रास्ता देखिए। पहले तो इस तरीके से जाना चाहिए था ना, अगर वो प्रकाश, जैसे कि हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो वो उसे इस पास से होकर जाना चाहिए था, इस वाले पाथ से, बट वो जा रही है इस वाले पाथ से। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपना रास्ता भी बदल लेती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह घटना जब कोई प्रकाश की किरणों को तिरछी यानी कि ऑब्लिकली अगर डाला जाए किसी दूसरे माध्यम के ऊपर, तो वो दूसरे माध्यम क्या, वो माध्यम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो दूसरे माध्यम में बेंड करती हुई, मतलब मुड़कर अपने रास्ते से वो मुड़कर चली जाती है, आर पार चली जाती है। तो वही होता है हम लोग का रिफ्रैक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी घटना हो रही है प्रकृति में तो उसका कॉज भी तो होना चाहिए, उसका कोई कारण होना चाहिए। वो कारण क्या है, तो वो कारण है वेरिएशन ऑफ स्पीड इन लाइट। मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड में गमन करती है, लेकिन एयर में उसकी गति कम हो जाएगी, ग्लास में उसकी गति और कम जाएगी। ठीक है, या फिर आप पानी लीजिए तो पानी में उसकी स्पीड और कम जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्पीड का डिफरेंस है, ये जो स्पीड का डिफरेंस है, तो इसी के वजह से हम लोग रिफ्रैक्शन की घटना को देख पाते हैं। इसी की वजह से रिफ्रैक्शन की घटना होती है। ठीक है, अगर ये वेरिएशन, ये जो स्पीड का लाइट की जो स्पीड है
उसमें अगर कोई वेरिएशन नहीं होता अलग अलग माध्यम में, इसमें भी सेम स्पीड इसमें भी सेम स्पीड, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों में स्पीड जो है अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, जिसके वजह से ये रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि स्पीड जो है, लाइट की जो स्पीड है वो किस में ज़्यादा होगी, एयर में ज़्यादा होगी ना ग्लास में ज़्यादा होगी। अगर एयर में ज़्यादा है तो उससे क्या कहेंगे, ग्लास में ज़्यादा है तो ग्लास को क्या कहेंगे। तो वो यहाँ पर लिखा है, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अनदर मीडियम, देन द फर्स्ट मीडियम इज़ कॉल्ड रेयर मीडियम एंड सेकेंड मीडियम इज़ डेंसर मीडियम। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जिस माध्यम में मान लीजिए एयर है और ग्लास का कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, तो अगर स्पीड जो है एयर में ज़्यादा है, हवा में स्पीड ज़्यादा है, और ग्लास में उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड कम है। ठीक है, कम है, और इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो एयर को हम लोग कहेंगे रेयर मीडियम और ग्लास को कहेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हम लोग कह रहे हैं। अगर रेयर मीडियम हो उसमें क्या है, स्पीड जो है, लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। अब मान लिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ग्लास को, ग्लास यानी कि कांच, और कंपेयर कर रहे हैं जल को। ठीक है, जल यानी कि वाटर। तो क्या होगा, ग्लास में स्पीड अलग होगी, जल में स्पीड अलग होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ग्लास यहाँ पर, हो सकता है कि ये जो ग्लास है ये रेयर मीडियम बन जाए और जल है ये डेंसर मीडियम बन जाए, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि ये डेंसर मीडियम बन जाए और ये रेयर मीडियम बन जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ग्लास हमेशा डेंसर मीडियम ही रहेगा, एयर हमेशा रेयर मीडियम ही रहेगा। ठीक है, वो जो कंपेयर हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है, बस आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्लास को आप हमेशा डेंसर मीडियम मान रहे हैं, एयर को हमेशा रेयर मीडियम मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको दो जो माध्यम दिया हुआ है उसको कंपेयर करना होगा, उसमें जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी, जिस माध्यम में स्पीड ज़्यादा होगी उसको रेयर मानिएगा, और जिस माध्यम में स्पीड कम होगी तो उसको डेंसर मानिएगा। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसी घटना को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्लास है और एयर है, दो माध्यम हम लोग ले रहे हैं। प्रकाश की किरणें, ये जो आप पीली लाइन देख रही हैं, ये है प्रकाश की किरणें हम लोग को आपतित हो रही हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे कहते हैं हम लोग। ठीक है, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर टकरा तो रहा है, तो किस पॉइंट पर टकरा रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ओ पर टकरा रहा। ये टकरा कर क्या हो रहा है, टकरा कर ये जो उसका जो पाथ था, ये उसका रास्ता था, उस रास्ते से भटक कर वो इस रास्ते से होकर जा रहा है। ठीक है, ये जो हरे वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, रास्ते से वो जा रहा है, तो वो जो भटक गया, तो यही हो रहा है रिफ्रैक्शन, अपने मार्ग को चेंज कर लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, ये जो आप एन डैश का जो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जो आपतन बिंदु है, पॉइंट ओ है, ठीक है, उससे अगर हम, अच्छा उससे पहले समझ लीजिए सरफेस ऑफ सेपरेशन क्या है। सीरीज सरफेस ऑफ सेपरेशन मतलब कि जो दो माध्यम है एयर और ग्लास, उसके सरफेस को, उसके जो सरफेस है उसको जो अलग करती है, तो वही है सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये समझ लीजिए बॉर्डर की तरह है, तो इसको उस पार जाइएगा तो एयर मिलेगा, इसके इस पार आइएगा तो आपको ग्लास का ये मिलेगा, ग्लास का माध्यम मिलेगा। ठीक है, यह है सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो इस सरफेस ऑफ सेपरेशन के परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। किस पॉइंट से ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करना है। तो
अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा नॉर्मल। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है, इसी को कहेंगे हम लोग नॉर्मल, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया ये हम लोगों का मिल गया नॉर्मल। अब क्या है, अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, पीले कलर का जो लाइन है इंसिडेंट रे है, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, ये जो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, एंगल आई, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, जब आपतन बिंदु से गुजर कर ये टकरा कर उससे पार हो जाती है जब, तो जो एंगल बनाता है किससे? नॉर्मल से, ठीक है। ये जो नॉर्मल जो वर्टिकल लाइन खींचे उससे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि वर्तन कोण, ठीक है। वर्तित किरणें जो एंगल बनाती हैं नॉर्मल से उसको कहते हैं हम लोग वर्तन कोण, ठीक है। अब बात करते हैं ये अपने ये जो रास्ता है ये उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, बट वो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। तो क्या ये हमेशा इसी डायरेक्शन में मुड़ेगी? इस डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी। देखिए ये इधर से जा रहा था, ये उसका एक्चुअल पाथ है, तो क्या वो हमेशा इसी साइड में मुड़ेगी? इस साइड में नहीं मुड़ेगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसके लिए वो अपने नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और कैसा कंडीशन होगा जब वो अपने बाएं तरफ यानी कि नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, और कब कब वो नॉर्मल की ओर आएगी, ठीक है। अब यही हम लोग आगे देखते हैं आगे के स्लाइड में। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये उसके एक्चुअल पाथ है ये, बट वो नॉर्मल की ओर ना मुड़कर नॉर्मल से दूर मुड़ रही है। तो अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि प्रकाश का जो स्पीड है, जो रेयर डेंसर है प्रकाश का स्पीड, और एक फैक्टर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसके वजह से ये होता है कि वो कभी दूर चली जाती है कभी पास आती है। तो साइंटिस्ट जो हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंडीशन निकला, एक कॉमन बात नहीं होता है, तो वही निकला। देखिए, तो वो जो कॉमन बात है वो वही बन गया हम लोग का लॉ ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। मतलब ऐसा नियम जो हमें बतलाता है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है, वर्तित किरणें जो हैं वो किस हिसाब से बेंड होंगी, ठीक है, वही हम लोग का लॉ बन गया। सारे चीज़ों को हम लोगों ने कंपेयर जब किया, अलग अलग माध्यम को लेकर उसमें प्रकाश गुजार कर जो हम लोग को रिजल्ट मिला उसको कंपेयर करके जो हम लोगों को कॉमन चीज़ मिला वही बन गया लॉ ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। इसमें पहला जो लॉ है, पहला लॉ ये कहता है रे फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, रे फ्रॉम रेयर मीडियम, ये जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम यहाँ हम लोगों ने एयर को लिया है, और जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम हम लोगों ने ग्लास को लिया है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर प्रकाश की किरणें जब जाएंगी, गुजरेंगी, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इसका पाथ ये था, इसका पाथ तो ये था, ये इस दिशा में जाना चाहिए था इसे, पर यहाँ पर नॉर्मल है, इसके बाएं साइड में है, तो ये
नॉर्मल की ओर मुड़कर ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है इस पाथ पर होकर वो चली गई। तो ये कहता है हम लोग का पहला नियम। ठीक है, एक और बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I ग्रेटर देन R। I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल जो बना रही है रिफ्रैक्टेड रे उससे बड़ा है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख ही पा रहे हैं कि ये बड़ा है। ठीक है, अब इसको बड़ा करके देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए कितना बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए कितना छोटा है। ठीक है, तो वही पहला नियम ये हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नियम की। तो दूसरा लॉ है रे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये है दूसरा नियम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर जो ऑब्जर्व किया तो उसमें उन लोगों ने क्या देखा, जब डेंसर मीडियम से जैसे कि ग्लास है, ग्लास से हम लोग एयर की ओर रिफ्रैक्शन करवाएं। ठीक है, जब ग्लास से हवा की ओर जब किरणें गुजरेंगी तो क्या होगी, जो किरणें हैं वो नॉर्मल जो हम लोगों ने नॉर्मल खींचा था उससे दूर की ओर जाएंगे, हमेशा दूर की ओर चली जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पीली कलर की लाइन है इंसिडेंट रे। ठीक है, इसका पाथ था ये, इस पाथ से होकर गुजरना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि वो नॉर्मल से दूर की ओर भटक कर इस ग्रीन वाली पाथ की ओर चला गया। ठीक है, तो यही है हम लोगों का दूसरा नियम। इसमें एक और देखिए R ग्रेटर देन I, तो इसमें ठीक उल्टा हो रहा है, पहले वाले केस से ठीक उल्टा हो रहा। इसमें जो रिफ्रैक्शन के कारण जो रिफ्लेक्टेड रे जो कोण बना रही हैं वो कोण जो है वो बड़ी है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से। इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही हैं उससे बड़ी है। ठीक है, ये है हम लोगों का दूसरा नियम। उम्मीद है कि ये आप समझ चुके होंगे। इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, समझेंगे ज़रा ध्यान से, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट नियम है रे इंसिडेंट नॉर्मली देयर इज़ नो चेंज इन पाथ। मतलब कि अगर कोई किरण जो है वो नॉर्मल के पाथ पर ही अगर जाए, नॉर्मल के पाथ से गुजारे, तो वो क्या होगा, वो अपना पाथ बिना चेंज के सीधी डायरेक्शन में चली जाएगी, कोई पाथ से चेंज नहीं होगा, अपने मार्ग से नहीं भटकेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर 0 हो गया। हाँ, तो देखिए ये है एयर हम लोग का। ठीक है, एयर था, यहाँ पर हम लोग एयर ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले रहे थे ग्लास। अब क्या हो रहा था कि ये हम लोगों ने नॉर्मल ले लिया। ठीक है, नॉर्मल ले लिया। अब इसमें क्या, जो थर्ड लॉ है उसमें क्या बोल रहा है कि अगर इस नॉर्मल के सहारे, ठीक है, इस नॉर्मल के पाथ में ही, क्योंकि क्या हो रहा, सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, छोड़िए। ठीक है, ये जो नॉर्मल जो बना इसके ही पाथ में अगर हम लोग कोई लाइट गिराएं तो क्या होगा, ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल के सहारे ही निकल जाएगी, अपने मार्ग से इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं भटकेगी, वो अपने एक्चुअल जो पाथ है उसी पाथ को फॉलो करेगी, भटकेगी नहीं। वो अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब सेम होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो तो भटक ही नहीं रहे, तो कोण तो कोई बनाएगी ही नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके 2 लॉज हैं और इससे रिलेटेड कुछ और भी नियम्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।